एक बात आपने कॉमन देखी होगी, चाहे वो एल&टी के चेयरमैन हो और या फिर गौतम अडानी हो, सब ने जब घर और दफ्तर के बीच संतुलन की बात की तो उसमें पत्नी का नाम जरूर लिया है। लेकिन पत्नी का नाम इस तरीके से लिया गया है कि एक ने कहा कि पत्नी को आखिर कब तक निहारते रहेंगे और पत्नी भी आपको कब तक निहारती रहेगी, और दूसरे अडानी साहब ये कहते हैं कि अगर आपने घर पर कम समय दिया तो पत्नी भाग जाएगी। इससे एक ही सोच का पता चलता है और वो ये कि हमारे देश में आज भी एक पुरुष प्रधान सोच है, जिसमें हमारी महिला दर्शकों को हो सकता है ये बात कुछ खराब भी लगे, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि घर और परिवार की जब बात होती है तो सब कुछ पत्नी के ऊपर केंद्रित होता है। और आज हमारा विश्लेषण भी यह है कि जब तक आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताएंगे, तब तक आप अपने कार्यालय में, दफ्तर में, काम में भी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यह विवाद हमेशा से रहा है कि कितनी मेहनत काफी है, और यह हर किसी के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आज यह कह देना कि हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए, 70 घंटे काम करना चाहिए, 50 घंटे काम करना चाहिए या 35 घंटे काम करना चाहिए, इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग होती हैं, हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग होता है और हर व्यक्ति की काम करने की जो क्षमता है वो भी अलग होती है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 35 घंटे भी काम नहीं करना चाहते, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 70 घंटे और 90 घंटे काम करते हैं। लेकिन आपको अगर उस काम के बदले एक अच्छा पुरस्कार मिलता है, आपको उस काम के बदले जो आप चाहते हैं वो खुशी भी मिल रही है, उतना पैसा भी मिल रहा है, लाइफस्टाइल मिल रही है, सफलता मिल रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन अगर आपको उतने ही घंटे काम करने के बाद भी ना सफलता मिल रही है, ना धन ज्यादा मिल रहा है, ना सफलता ज्यादा मिल रही है, ना प्रमोशन मिल रही है, तो फिर आप इतने घंटे काम नहीं करना चाहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें आज ये सोचना होगा कि अपने कर्मचारियों को कैसे खुश रखना है, कैसे अपने कर्मचारियों को लगातार हर साल एक ग्रोथ देनी है, ताकि उन्हें लगे कि वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें लगे कि उनका भी एक योगदान है। और इसके पीछे एक ही सबसे बड़ा फॉर्मूला हो सकता है कि अपने कर्मचारियों को अपना पार्टनर बनाइए। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब उन्होंने अपने कर्मचारियों को अपना पार्टनर बनाना शुरू कर दिया है, अपने कर्मचारियों को अपनी कंपनी के शेयर देने शुरू कर दिए हैं, ताकि कर्मचारियों को लगे कि वो इस कंपनी के मालिक भी हैं और वो भी इस कंपनी के मालिक की तरह सोचने लगे, एक पार्टनर की तरह सोचने लगे। लेकिन जो कंपनी आज भी पुराने जमाने के हिसाब से चल रही हैं, जो कर्मचारियों को सिर्फ एक कर्मचारी की तरह ही देखती हैं और ये सोचती हैं कि कैसे कम पैसे में इनसे ज्यादा काम करवाया जाए, उन कंपनियों के जमाने अब धीरे धीरे लद जाएंगे। अब नई सोच का जमाना है। हमारे जो युवा हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। हमारे जो युवा हैं वो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये विवाद तो बहुत पुराना है। आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि नारायण मूर्ति ने जो 70 घंटे की बात कही वो सही है या वो गलत है, या आज जो एल&टी के चेयरमैन ने कहा है कि 90 घंटे काम करना चाहिए, रविवार को छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है उनको ऐसा लगता हो। असल में जब भी कोई बड़ा सीईओ या कोई बड़ा मैनेजर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसे यह दिखाना होता है कि उसके नेतृत्व में यह कंपनी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और जिस तरह कार में एक एक्सीलरेटर होता है, कोई भी बड़ा लीडर जब एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है तो उस कंपनी के एक्सीलरेटर को दबा देता है और पूरा दबा देता है, और वो चाहता है कि ये कंपनी एक कार की तरह तेजी से, बहुत तेजी से 100-150 की स्पीड पर दौड़े, और जब इससे जो फायदा होगा तो वो उसके सीवी में, यानी उसके पोर्टफोलियो में उसकी छवि को चमकाए। कंपनी को फायदा होगा तो उसे भी फायदा होगा और सबको फायदा होगा, और इसी को हम सफलता मानते हैं। लेकिन कई बार जब हम उस बटन को पैर से, जब एक्सीलरेटर को दबाते हैं, तो इतना ज्यादा दब जाता है कि इंजन हाँफने लगता है। वो स्थिति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और एक बात और है, अगर हमारे देश के युवा पूरे हफ्ते में 50 घंटे रील्स देख सकते हैं, सोशल मीडिया देख सकते हैं, तो शायद 50 घंटे काम भी कर सकते हैं। इसी विवाद के बीच एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है, और वो ये कि एक व्यक्ति ने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा इस्तेमाल किया कि उसे सोते सोते ही 1000 कंपनियों से नौकरी के इंटरव्यू के ईमेल्स आ गए। इस व्यक्ति ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तैयार किया जो इस व्यक्ति के हिसाब से नौकरियों को ढूंढता है। जैसी नौकरी उस व्यक्ति को चाहिए या किसी को भी चाहिए, उसके हिसाब से नौकरी ढूंढता है। फिर उसके लिए उस नौकरी के हिसाब से उसका एक रिज्यूमे तैयार करता है, बायोडेटा तैयार करता है और बाद में उन्हीं नौकरियों के लिए आवेदन भी खुद ही कर देता है। और यह व्यक्ति पिछले हफ्ते जब सो रहा था तब इस एआई टूल ने ऐसा ही किया, जबकि यह व्यक्ति सोया हुआ था। इसके नाम से अप्लाई कर दिया, इसका सीवी बना दिया और 1000 से ज्यादा कंपनियों में अलग अलग नौकरियों के लिए आवेदन कर दिया। और इस व्यक्ति को 50 कंपनियों से सोते सोते ही इंटरव्यू के लिए कॉल आ गए। तो सोचिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि लोगों को बिना छुट्टी लिए काम करना चाहिए, हर रोज 13 घंटे, हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। दूसरी तरफ इसी देश में एक व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से सोते सोते ही 1000 नौकरियों के लिए आवेदन भेज देता है। तो अब धीरे धीरे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता जाएगा, आपके काम करने के घंटे कम होते चले जाएंगे। और जो मायने रखेगी बात वो ये है कि आपने कितने घंटे काम किया ये नहीं, आपने कितनी छुट्टी ली या नहीं ली ये नहीं, बल्कि आपका जो काम था वो कितना प्रोडक्टिव है, आपके काम से फायदा कितना हो रहा है, ये मायने रखेगा। अब आप ये देखिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आम कर्मचारियों की तनख्वाह में मामूली वृद्धि करके उनसे से ज्यादा काम करवाना चाहती हैं, उन कंपनियों को कैसे बड़े बड़े बैंकों से बड़ी आसानी से हजारों करोड़ रुपए के लोन मिल जाते हैं और इस लोन को बाद में ना चुकाने पर माफ भी कर दिया जाता है। इस विश्लेषण की शुरुआत हम एक 7 साल पुरानी घटना से करना चाहते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है, जहां कुछ लोगों ने एक गरीब किसान की उसी के ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी, क्योंकि इस किसान ने ट्रैक्टर को खरीदने के लिए एक बैंक से 99,000 रुपए का लोन लिया और बाद में जब वो ये लोन नहीं चुका पाया तो लोन रिकवरी का काम करने वाले एजेंट्स ने इस किसान को ट्रैक्टर से ही कुचलकर मार डाला। इस किसान का नाम था ज्ञानचंद, उसकी तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। वर्ष 2018 में जब इस किसान को सिर्फ 99,000 रुपए के लोन के लिए जान से मार डाला गया, तब इसी देश के 100 बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों ने अलग अलग बैंकों से लिया लोन वापस चुकाना बंद कर दिया था। ऐसे लोन्स को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं और उस समय देश में 43% एनपीए सिर्फ इन 100 उद्योगपतियों के थे। सोचिए, क्या हमारे बैंकों ने इस किसान की तरह इन उद्योगपतियों के घरों पर कभी अपने लोन रिकवरी के एजेंट्स भेजे? यह जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के जवाब में खुद दी है और अब भी 31 मार्च 2024 तक देश में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन और एनपीए ऐसा है जिसे इन्हीं 100 बड़े उद्योगपतियों ने आज तक चुकाया नहीं है। इन कंपनियों पर मार्च 2019 तक बैंकों का 4 लाख करोड़ रुपए बकाया था, जिसे बैंकों ने एनपीए घोषित करके यह बताया कि ये कंपनियां अब इस लोन का ना तो ब्याज दे रही हैं और ना ही मूलधन लौटा रही हैं। हम अक्सर कहते हैं कि भारत का संविधान अमीर, गरीब, धर्म, जाति और नस्ली आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन हमें लगता है कि जब आप जमीन पर जाएंगे तो यह बात सही नहीं निकलती। पिछले महीने 16 दिसंबर को सरकार ने संसद में कुछ आंकड़े पेश किए। सरकार ने बताया कि भारत के सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने पिछले 10 वर्षों में 12,30,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ का मतलब यह नहीं होता कि बैंकों ने इस लोन को माफ कर दिया है। इसका मतलब यह होता है कि बैंकों ने 12,30,000 करोड़ रुपए के लोन को अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया है ताकि इस लोन को एनपीए ना माना जाए और बैंक इस लोन की वसूली को भी जारी रख सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राइट ऑफ किए गए इस लोन की आखिर कितनी रिकवरी होती है? तो इसका जवाब है ना के बराबर रिकवरी होती है। पिछले 5 वर्षों में ऐसे सिर्फ 18.7% लोन्स की रिकवरी हुई और बाकी का 81.3% लोन आज भी बकाया खड़ा है और यह लोन भी बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। सोचिए, आम आदमी को
उसके होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के साथ कभी ऐसी सुविधा मिल सकती है? आप आज कार लोन लेकर देखिए, अपने स्कूटर मोटरसाइकिल का लोन लेकर देखिए, पर्सनल लोन लेकर देखिए, ट्रैक्टर का लोन लेकर देखिए, और अगर आप 2-3 महीने उसकी किस्त नहीं चुका पाए तो बैंक के रिकवरी एजेंट्स आपके घर पर आ जाएंगे, पूरे समाज में आपको बदनाम करेंगे और आपके सामान को आपके घर से उठाकर ले जाएंगे। जिन सरकारी बैंकों में लोन के लिए आम लोगों को कितने धक्के खाने पड़ते हैं, उन सरकारी बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है, और ये सरकारी बैंक लोन नहीं चुकाने पर इसे इतनी आसानी से राइट ऑफ भी कर देते हैं। पिछले 5 वर्षों में सरकारी बैंकों ने लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ किया, और ये जो राइट ऑफ किया हुआ लोन है वो ऐसे लोन्स का कुल 53% है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा 1,46,000 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक ने 82,000 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 82,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 77,000 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया ने 45,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है, और ये सारे सरकारी बैंक हैं। लोन्स को राइट ऑफ करने से बैंकों को 2 तरह के फायदे होते हैं। पहला, इससे उनका एनपीए नहीं बढ़ता, और दूसरा, उन्हें टैक्स में भी फायदा मिलता है। दूसरी तरफ इससे हजारों करोड़ रुपए का लोन लेने वाले उद्योगपतियों को भी एक तरह से लोन चुकाने के लिए और मोहलत मिल जाती है, जो कि आम आदमी को कभी नहीं मिलती। इन आंकड़ों के साथ अब आप भारत के आम लोगों और किसानों की स्थिति को भी जरा देखिए। भारत में 40% किसानों की आत्महत्या का कारण यही होता है कि वो बैंक, जमींदार या साहूकार से लिए गए कर्ज को लौटा नहीं पाते। भारत में कुल लोन्स में रिटेल लोन्स की हिस्सेदारी सिर्फ 30% है। इसका मतलब यह है कि अगर सारे बैंक मिलकर 100 रुपए का लोन देते हैं तो इसमें से 70 रुपए का लोन उद्योगपतियों, कंपनियों और बड़ी संस्थाओं को मिलता है, और सिर्फ 30% लोन आम लोगों को मिलता है। आम लोग सबसे ज्यादा पर्सनल लोन, व्हीकल या कार लोन या फिर होम लोन लेते हैं, और अगर किसी महीने आपने ईएमआई की जो किस्त दी है, जो चेक दिया है, वो बाउंस हो जाए तो बैंक का लोन रिकवरी डिपार्टमेंट आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा और अपने गुंडे आपके घर पर भेज देगा। बैंक थर्ड पार्टी की मदद से रिकवरी एजेंट्स को हायर करता है, जो एक तय कमीशन के लिए बैंक के साथ काम करते हैं, बैंक के पैसे को लेते हैं वापस, और इन्हें पुलिस का कोई डर नहीं होता, क्योंकि ये आम लोगों को 5-5 हजार रुपए के लिए भी उनके घर के बाहर जाकर सबके सामने अपमानित करते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश में घटना हुई जहां एक व्यक्ति ने एक लोन वाले ऐप से 22,000 रुपए का लोन लिया, लेकिन जब उसने ये नहीं चुकाया तो रिकवरी एजेंट्स ने इस व्यक्ति की पत्नी की एक मॉफ्ड तस्वीर को उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर कर दिया, और बाद में इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो आज हमारे देश में भी 2 तरह के भारत हैं। एक भारत वो है जिसे आप इंडिया कह सकते हैं, जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों को बैंकों से सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का लोन मिल जाता है, और बैंक भी इन लोन्स को आगे चलकर बड़ी आसानी से राइट ऑफ कर देते हैं। और ये बड़े बड़े उद्योगपति, कोई 5,000 करोड़ के लोन में डूबा है, किसी के ऊपर 10,000 करोड़ का कर्जा है, किसी के ऊपर 20-30 हजार करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन आप इनका लाइफस्टाइल देखिए। इतना कर्जा अपने ऊपर होने के बावजूद, इनकी कंपनियां इतना घाटा दिखा रही हैं, उसके बावजूद ये प्राइवेट प्लेन्स में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, करोड़ों रुपए की शानदार गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। इनके परिवार के लोग महंगी यात्राएं करते हैं, विदेशों में वेकेशन पर जाते हैं, और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं, जबकि इनके ऊपर इतना कर्जा है। आप सोचिए, हमारे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, अगर उनके ऊपर 1 लाख रुपए का भी लोन होता है तो घर के जो बड़े बूढ़े हैं वो ये कहते हैं कि जब तक ये लोन हमारे सिर से उतर नहीं जाता तब तक कोई खर्चा मत करो, कोई नई गाड़ी मत खरीदो, बाहर छुट्टी मनाने के लिए मत जाओ, कोई भी फालतू खर्चा मत करो, क्योंकि ये जो लोन है इतना बड़ा बोझ होता है आज मिडिल क्लास परिवारों के लिए कि जब तक वो बोझ हट नहीं जाता तब तक वो परिवार ठीक से सांस नहीं ले पाता। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, हजारों करोड़ रुपए के लोन होने के बावजूद, कर्जा होने के बाद भी ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को ना कोई चिंता होती है और ना ही कोई स्ट्रेस होता है।
तो एक भारत तो यह है, एक इंडिया, और दूसरा भारत वो है जहां आम लोगों को लोन न चुकाने पर जान से मार दिया जाता है, उन्हें मानसिक रूप से अपमानित किया जाता है, इतना अपमानित किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। यह दूसरा भारत है। आज भारत के किसानों पर लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, और यह कर्ज बड़े बड़े उद्योगपतियों के राइट ऑफ किए गए कर्ज से सिर्फ 6 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। आज हम देश के सामने यही मुद्दा उठाना चाहते हैं कि क्या लोन के मामले में भारत के आम लोगों को भी बैंकों से वही सुविधा मिलेगी जो उद्योगपतियों को लोन नहीं चुकाने पर मिलती है।